हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज़ की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ की महामैराथन सीरीज़ शुरू कर दी गई है, जिसमें हमने कल के डेट में आप लोगों को एक मैराथन और उसके बाद फिर रेगुलरली करंट अफेयर्स की 2 मैराथन्स मिल चुके हैं। आज ये सामान्य अध्ययन का पहला जो दूसरा मैराथन सीरीज है। इसके माध्यम से हम लोग जो है अभी जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसमें जो क्लासेस बची हुई उनको कवर करके उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और भी मटेरियल्स है उनको हम रिवीजन करेंगे। ये श्रृंखला आपको आपके एग्ज़ाम तक मिलती रहेगी, जो आपके लिए अगर आप जो है जैसी लेक्चरर ही नहीं, किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं कि इन वीडियोज को बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया, जो मॉर्निंग में जो है सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के रूप में और शाम को 7 बजे जनरल स्टडीज़ के रूप में आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त एप्लीकेशन पर लिंक इसके अतिरिक्त एप्लीकेशन पर लगातार जो है मॉक टेस्ट चल रहा है, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप डाउनलोड करें और उसके बाद जो मॉक टेस्ट है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, एकदम से माइनस मार्किंग सब कुछ रखते हुए तैयार किया गया, उसको आप दे करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। आइए भैया शुरू करते हैं आज के इस क्लास की पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखें, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये है भैया, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। देखिए भाई, अभी इस समय सेंसस चल रहा है, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अब नया आ जाएगा, तो इतना आप समझते रहें। और ये देखो, आर 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। 4 विकल्प है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मेघालय। उसके बाद कूट दिया गया है, आरोही क्रम में आपको उनको सेट करना है। ठीक है, तो इन कूट में देखें, ये है चारों विकल्प। और हाँ, आंसर अगर आपको पता हो तो मेरे भाई सही आंसर आप जरूर कमेंट में लिख दिया करें, जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद होगी। देखिए भैया, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 2, 3, 1, 4। जी हाँ, अगर आप इसके हिसाब से हम देखेंगे तो 2 में जो है नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, पहले नंबर पर। उसके बाद फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर जो है आपका मध्य प्रदेश आएगा और लास्ट में मेघालय आएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर उनकी महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में 9.5%, कितना क्या पूछ रहा भाई, जनजाति जनगणना के अनुसार जो है आरोही क्रम में सेट करना है, तो महाराष्ट्र में कितना है 9.4%, कितना 9.4%। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर आता है आपका राजस्थान का, तो राजस्थान में कितना है 13.5%। ठीक है, उसके बाद आता है फिर मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में कितना है भैया, ये भैया 21.1%, 21.1%। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में मेघालय का नंबर आता है। मेघालय में लगभग भैया कितना 86% जो है यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें, इतना आपको जानना जरूरी है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। देखिए यहाँ पर, इन द 13th and 14th centuries AD इंडियन फार्मर डिड नॉट जो है कल्टिवेट, ठीक है, गेहूं, जौ की, चावल की, मक्का की। क्या पूछ रहा कि किसकी खेती नहीं करते थे? ठीक है, आंसर पता हो फटाक से लिख देना, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखो, लेकिन इस क्लास में आप लिखिए, जो आपके लिए बहुत बहुत मेहनत से तैयार की जा रही है। ठीक है, तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। अगर आप यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है भैया मक्का की, जिसको मैंने कई बार बताया, मेज यानी मक्का की। ठीक है, 13वीं और 14वीं शताब्दी, जो कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारतीय किसान क्या करते थे, गेहूं, जौ, चावल, चना और कपास जैसे जो पारंपरिक खेती थी उसको करते थे। ठीक है, मक्का जिसको कॉर्न कहते हैं, ठीक है, अभी आप लोग पॉपकॉर्न के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसकी जो फसल है वो यहाँ की नहीं है। ठीक है, मूल रूप से अमेरिका की, जो कि एक नई दुनिया थी कह सकते हैं, वहाँ की फसल है। इसमें जो है 15वीं शताब्दी के अंत में या 16वीं शताब्दी के शुरुआत में पुर्तगालियों द्वारा इसको कहाँ भारत में लाया गया, जब पुर्तगाली आ रहे थे। ठीक है, इसलिए 13वीं शताब्दी के दौरान मक्के की खेती का कोई अस्तित्व या उसके साक्ष्य जो है भारत में नहीं मिलते हैं। चलो भाई, ये देखो ललकी भिंडी ठीक है, IIVR द्वारा विकसित भिंडी की नई लाल प्रजाति को क्या कहा जाता है? ठीक है, ले जाओ भैया, सब्जी बनाओ इसको। व्हाट इज द न्यू रेड वैरायटी ऑफ द लेडी फिंगर डेवलप्ड बाय द IIVR काल? आयुष भिंडी, काशी लालिमा, काशी कोकिला, आरोग्य भिंडी। जल्दी ग्रेड 2025 में ये ललकी भिंडी पूछा जा चुका भैया। ठीक है, ले जाओ सब्जी बनाओ इसका जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है भैया वो है काशी लालिमा, जैसा नाम है ला से
मतलब ललकी भिंडी, वैसे लालिमा भी है, तो इसको ध्यान रखना। काशी लालिमा लाल रंग की भिंडी की एक नई और अत्याधुनिक उन्नत प्रजाति है, ठीक है। इसे उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 23 वर्षों के लंबे शोध के बाद इसको विकसित किया है, ठीक है। इसका लाल रंग रासायनिक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। किसके द्वारा? इथोसाइनिक वर्णक की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो इथोसाइनिक वर्णक की वजह से, ठीक है। और जो एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, ठीक है। यह सामान्य हरी भिंडी की तुलना में अधिक पौष्टिक होती है। इसमें आयरन, कैल्शियम तथा अन्य विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, किसान दिवस, द फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 सितंबर। जी हाँ, किसान दिवस कब मनाया जाता है बताओ भाई? सही विकल्प है यहाँ पर, तो वह है 23 दिसंबर को। जी हाँ, 23 दिसंबर को। भारत में प्रतिवर्ष कब? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस कब क्यों मनाया जाता है जानना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें जो हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह एक महान किसान नेता थे, ठीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय किसानों के अधिकारों, उनके उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि हमारा देश जानते हैं कृषि प्रधान है, किसान नहीं रहेंगे तो पैसा कितना भी रहेगा, खाना कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है। उन्होंने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण जो है कानून बनाए थे। सरकार ने वर्ष 2001 में आधिकारिक तौर पर उनके जन्म दिवस को जो है किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1911? निम्नलिखित में से कौन सी घटना है वर्ष 1911 में घटित हुई, ठीक है। बंगाल का विभाजन, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता। देखो यूपीपीएससी 2025 का क्वेश्चन और इसका नेचर देख लीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी के द्वारा आपका एग्जाम कराया जा रहा है, तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। और हाँ, किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं करना। अभी तक अगर आपने अपने जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो ये जो मैराथन की सीरीज है, इनकी पीडीएफ्स ले लो, मॉक टेस्ट है उनको ले लो, पूरा तैयार कर लो एक सप्ताह में, जो अब आपको मात्र 99 में, ओनली 99 में दे दिया गया है सब कुछ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार किया जा रहा है। तो आप इसकी पहलू को समझें और इसका फ़ायदा उठाइए, इससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब इस कूट का आंसर आपको करना है भैया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है 1 और 2 दोनों, ठीक है, ये वाला। अब आप देखिए यहाँ पर एक, ये दोनों, बंगाल का विभाजन रद्द किया गया और राजधानी को क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2011 की दोनों घटनाएं हैं। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है। इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1905 के विवादास्पद जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द करके एक नई घोषणा किया गया कि भाई ठीक है, अब हम अपनी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर रहे हैं। तो ये 2 घटनाएं हुई और ये सब दिल्ली दरबार में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें लखनऊ समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हुआ था, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर इससे संबंधित जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज? देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा, आरोही क्रम करना है किसका, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके मतलब देशों के प्रतिशत नगरीकरण के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? तो बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। तो ध्यान देना, ये यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है भैया 3 2 1 4। जी हाँ, ये है आपका 3 2 1 4, ये आपका सही विकल्प है। इसमें अगर आप देखें तो आरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीकरण वाले देश से सबसे कम की ओर आपको व्यवस्थित करना है। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे आगे नंबर आता है पाकिस्तान का। छोटा सा पाकिस्तान है, नगरीकरण के क्षेत्र में भारत से आगे है, ठीक है। इसमें लगभग 36 से 37% जो है पाकिस्तान का जो एरिया है वो नगरीकरण है, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर आता है भारत का। भारत का लगभग 31 से 32% तक जो है जो नगरीकरण है। और उसके बाद फिर नंबर आता है बांग्लादेश का, जो कि 28 से लेकर के 30% तक इसमें भी नगरीकरण है। अब उसके बाद अंत में नंबर आता है बेचारे श्रीलंका का, जो कि लगभग जो है
18 से 19% है। ठीक है, तो इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज जो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन स्टेट? अनुच्छेद 356, 360, अनुच्छेद 300 जो है 52, 361। तो ये देखो एलटी ग्रेड में भी इस तरीके से कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना भाई। ठीक है, आपको दिया हुआ है 1 2 1 3 1 4 केवल एक, तो आंसर कर दीजिएगा फटाक से भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आप सब जानते हैं कि एक ही मतलब भाई एक ही अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, और वो अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 356 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य माध्यमों से यह समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो है अगर हम बात करें तो 365 में भी इससे संबंधित है कुछ प्रावधान है, लेकिन चूंकि 365 उस विकल्प में है नहीं, तो यहाँ पर ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़वाइए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ? महावीर जूट मिल लिमिटेड द ओनली ऑपरेशनल जूट मिल इन यूपी इज लोकेटेड इन। ठीक है, हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में, सहजनवा, गोरखपुर में। ठीक है, आंसर कर देना फटाफट। ठीक है, आंसर करते रहना भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है सहजनवा, गोरखपुर। जी हाँ, सहजनवा, गोरखपुर में। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो है तो सहजनवा, गोरखपुर जो कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र जो है कार्यशील और सबसे पुरानी जूट मिल्स है। यह मिल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सहजनवा नामक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। इस मिल की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1930 में, कब? 1930 में के दशक में की गई। यह क्षेत्र में जो है रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ठीक है, भारत में जूट यानी स्वर्ण रेशा का सर्वाधिक उत्पादन जो है यद्यपि पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन तराई क्षेत्र होने के कारण गोरखपुर और उनके आसपास भी जूट की खेती की जाती है। जूट माने पटसन की खेती जो है की जाती है, जिसमें इससे जो है इस मिल को कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर इन टाइबेट एंड पासेस थ्रू सिपकिला माउंटेन पास? देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से उद्गमित होकर सिपकिला दर्रे से गुजरती है? ब्यास, सतलज, रावी और चेनाब। ROE 2025 का क्वेश्चन है, आंसर करते रहो भाई। ठीक है, इस मैराथन को महा मैराथन बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम चीज़ों को समय रहते रिविज़न कर सकें। इस सारी चीज़ों को अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या चाहते हैं रिवीजन के लिए PDF मिल जाए, तो फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ तुरंत ले जाओ, और उसके बाद मात्र 99 का चार्ज है। ठीक है, ओनली 99 का चार्ज है, और सब कुछ आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो भैया इसका आंसर भी बताओ। आंसर है भैया सतलज। जी हाँ, ये है आपका सतलज। हम कई बार बता चुके हैं। सतलज नदी जो है का उद्गम जो है चीन में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास स्थित जो राक्षस झील है, जिसे राकसताल कहा जाता है, वहाँ से होता है। तिब्बत में इसे लांगचेप जो है खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी गहरे गड्ढे का निर्माण करते हुए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सिपकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, यह सिंधु नदी तंत्र की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जिस पर भारत का प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर जाने भैया। ठीक है, हृदय कब आराम करता है? व्हेन डज द हार्ट रेस्ट? कभी सोते नहीं भैया, इनको सोते समय, दोनों धड़कनों के बीच यौगिक आसन करते समय। ठीक है, चलो चलो भाई आंसर करते रहो। दो धड़कनों के बीच जो थोड़ा सा स्पेस रहता है उसी में कर लेता जो आराम, नहीं तो ये आराम करेंगे तो हम एकदम से आराम करने लगेंगे। ठीक है, मनुष्य आराम करने लगेगा भाई, हमेशा के लिए आराम करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इतना जानते रहें, दोनों धड़कनों के बीच में जो स्पेस बचता है उसी में हृदय आराम कर लेता है। नहीं तो ये सोचे कि चलो जैसे हम लोग सोते हैं 8-8 घंटे, उसी तरीके से भी अगर सो जाए तो भाई आदमी तब तक भरे में तो घर वाले रोई रहा कि जलाए जा रही हैं। ठीक है, आम धारणा के विपरीत कि हृदय कभी आराम नहीं करता, ऐसा नहीं है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दोनों जो धड़कनों के बीच में जो सूक्ष्म अंतराल होता है उसमें वो जो है अपना आराम कर लेता है। हृदय चक्र में दो मुख्य चरण होते हैं, जैसे सिस्टोल यानी संकुचन या धड़कन जिसे कहते हैं, और डायस्ट्रोल जिसे शिथिलन या विश्राम कहते हैं। ठीक है, तो जब हृदय की मांसपेशियां शिथिल होती हैं यानी रिलैक्स होती हैं तो कक्षों में रक्त भर रहा होता है, उस डायस्टोलिक चरण को ही हृदय का विश्राम काल कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, और लगभग इसका जो अवधि होती है वो 0.4
सेकंड होता है, ठीक है, 0.4 सेकंड होता है, जो पूरे हृदय चक्र का मतलब 0.8 सेकंड का आधा हिस्सा होता है। चलो आगे देखो यहाँ पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, 100वां, 98वां, 97वां, 99वां। एलटी ग्रेड में पूछा जा चुका है, एलटी और आपका करंट का भी क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर सही विकल्प है भैया 99, जी हाँ 19वां, 99वां, ठीक है। अगर हम बात करें जो है यह रिपोर्ट जारी करता कौन जारी करता है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान के द्वारा जो है जारी की जाती है, ठीक है। भारत का प्रदर्शन कुल 167 देशों की सूची में भारत के 67 में से 100 के स्कोर के साथ 99वां स्थान प्राप्त किया। ऐतिहासिक उपलब्धि, यह पहली बार है जब भारत इस वैश्विक सूचकांक में शीर्ष 100 में अपने स्थान जो है बना पाया है, ठीक है। अगर हम बात करें शीर्ष देश का, तो इस सूचकांक में नार्डिक यूरोपीय देशों का दबदबा रहता है, जैसे फिनलैंड हो गया प्रथम स्थान पर आता है, इसके बाद स्वीडन, डेनमार्क के छोटे छोटे से देश है, तो वहाँ पर इनकी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर चीज़ें जो है पर्यावरण के अनुकूल ही होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर बहुत मतलब स्थितियाँ बुरी नहीं हैं। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज फंगल बॉर्न। देखिए यहाँ पर प्रत्युजरता, ठीक है, एलर्जी जिसे बोलते हैं, बढ़ांता, क्लैर ब्लाइंडनेस, एड्स, ठीक है, बाल्डनेस। तो देखो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है फंगल बॉर्न है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका गंजापन, जी हाँ, बाल्डनेस, जी हाँ, तो टकला, ठीक है। अगर आप देखें तो ये बाकी जो एलर्जी है, बढ़ांता है, एड्स है, इन सब सारी चीज़ों से हट करके जीव विज्ञान और रोगों के वर्गीकरण के अनुसार अगर हम गंजापन को देखें तो विशेष रूप से बालों की झड़ना का वह प्रकार जो सिर की त्वचा में संक्रमण से होता है, यह एक कवक जनित यानी फंगल है। आजकल अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है। यह रोग टिनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण होता है, जो बालों की जड़ों को संक्रमित कर देता है, जिससे बाल टूटकर गिरने लगते हैं, खोपड़ी पर गोल दाग या पैच बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। बाकी एड्स हो गया, HIV की वजह से होता है, वायरस जनित है। बढ़ांता की बात करें तो ये भैया आनुवांशिक है। एलर्जी जो है शरीर की प्रतिरक्षा जो प्रणाली की यानी इम्यूनिटी की बाहरी तत्व, धूल, पराग आदि के कारण की वजह से होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये है भैया आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आंसर करते रहना भाई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों में दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। यह है अनुसूची, यह है विषय, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या विषय है, 8वीं में क्या है, 9वीं में क्या है, 10वीं में क्या है, आपको आंसर करते रहना है। यहाँ पर देखो, यह है यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखें 7वीं अनुसूची, जी हाँ 7वीं, अब चूंकि ये भी यहाँ पर कूट है और कूट के माध्यम से आंसर करना है, तो आंसर भैया यहाँ पर सही हो जाएगा ये वाला, आपका पहला का हो जाएगा तीसरा, जी हाँ पहले का हो जाएगा भैया आपका तीसरा, यानी 7वीं अनुसूची में यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट है, यानी समवर्ती सूची संघ एवं राज्य सूची से संबंधित है, ठीक है। अब उसके बाद अगला बात करें तो बी का 1 यानी 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है। किसका, भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो सी का 4 यानी 9वीं अनुसूची में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस, कुछ अधिनियमों और भी नियमों का सत्यापन करना है, वैलिडेशन, ठीक है। तो ये इससे संबंधित है। अनुच्छेद 9वीं में के अंतर्गत इसे संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। कब, 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसका उद्देश्य भूमि सुधार और विशिष्ट अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाकर उसका सत्यापन करना था, ठीक है। अब देखो अगला बचा है क्या, 4 का बचा है 2, दल बदल कानून, चड्ढा वाला भी कानून आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ जो है डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, तो लेकिन चड्ढा भाई बहुत चतुर थे, वो अपने साथ पूरी पार्टी को लेके चले गए, ठीक है। तो हालांकि इसकी हम बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जिसे दल बदल विरोधी कानून के आधार पर सांसदों विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन के पहले मार्स यानी मंगल रोवर का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम बताना भाई। गाओफेन, याओगान, जियान झुरोंग। 2020 में ये देखो क्वेश्चन पूछा गया भैया, तो इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। हालांकि ये झुरुंग उरुंग यही जो नाम है, यही नाम चीन क्या है, ठीक है। चीन द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला रोवर है, ठीक है। इस रोवर को चीन के तियानवेन अंतरिक्ष मिशन के हिस्से के रूप में जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। इसने जो है मई 2021 में मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लेटिनिया क्षेत्र में सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग किया था।
और चीनी पौराणिक कथाओं में झुरोंग जो कि अग्नि और युद्ध के प्राचीन देवता का नाम है। क्या नाम है? झुरोंग। ये उनके जो है अग्नि और किसके जो है युद्ध के प्राचीन देवता के नाम होकर, जैसे हमारे यहाँ इंद्र हैं, ठीक है, और तमाम देवता को जिनको हम पूछते हैं, मारुत हो गए, और भी तमाम देवताएं हैं, सब जानते हैं। उसी तरीके से चीन में जो है युद्ध और अग्नि के देवता किसको माना जाता है? झुरोंग को माना जाता है, ठीक है। तो चूंकि चीनी भाषा में मंगल ग्रह को जो है हुओक्सिन यानी अग्नि का तारा कहा जाता है, इसलिए रोवर का नाम इसके अनुरूप रखा गया। इस सफलता के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी नासा जो कि उसकी जो संस्थान है, ठीक है, के बाद चीन मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने और संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म रेलवे और उसका जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। अब देखो ये एलटी ग्रेड 25 में पूछा गया भाई। उत्तर पूर्व गोरखपुर, उत्तर पश्चिमी जयपुर, उत्तर मध्य नई दिल्ली, ठीक है। तो आंसर कर देना, यहाँ पर फटाफट आंसर करते रहो भाई। तो यहाँ पर देखें जो सही सुमेलित नहीं है वो ये यहाँ पर है उत्तर मध्य, जो बताया जा रहा है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पर है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है। बाकी ये विकल्प भी ये भी सही है। दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद में, उत्तर पूर्व गोरखपुर में और उत्तर पश्चिमी का जयपुर में मुख्यालय उपलब्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। एक शब्द है यहाँ पर देखिए, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी शून्य त्रुटि शून्य प्रभाव निम्नलिखित में से किस अभियान से संबंधित है? आपको बताना है, ठीक है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अटल नवप्रवर्तन मिशन। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है मेक इन इंडिया। जी हाँ, अगर हम बात करें तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो है ZED प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा जो है मेक इन इंडिया अभियान के तहत दिया गया एक प्रमुख नारा और पहल है, ठीक है, जिसमें जीरो इफेक्ट का अर्थ होता है कि भारत में मतलब डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि भारत में निर्मित जो उत्पाद होंगे उसमें उनकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होगी कि उनमें कोई भी कमी नहीं होगी, ठीक है, जिससे वो वैश्विक बाजार में मतलब अपना प्रभाव छोड़ सकें और उनको कोई खारिज ना कर सके। बल्कि और उसके बाद जीरो इफेक्ट की बात करें तो ऐसा हो कि जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस तरीके का प्रयोग किया जाए कि पर्यावरण पर भी कोई प्रभाव उसका न पड़े, ठीक है। आगे देखो, सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले रंगों का सही अनुक्रम। देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके एलटी ग्रेड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कलर फाउंड इन द सनलाइट अकॉर्डिंग टू यहाँ पर वेवलेंथ। देखें विबग्योर, ये आपको आंसर करना है इसका। अब देखो ये विबग्योर इसमें लिखा हुआ है, अब आपको सही इसकी स्पेलिंग को फाइंड करके आराम से उत्तर को ढूंढ लेना है। यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है विबग्योर, ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए विबग्योर यानी वी से वैगनी यानी वायलेट रंग ने, यह इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है यानी न्यूनतम होती है और आवृत्ति व ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है। अब इसके बाद आई माने इंडिगो यानी जामुनी, फिर उसके बाद नंबर आता है ब्लू यानी नीला का, फिर उसके बाद नंबर आता है जी यानी ग्रीन का, ठीक है। उसके बाद फिर वाई यानी येलो का, फिर उसके बाद आर यानी ऑरेंज का यानी नारंगी का जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद रेड यानी लाल यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और ऊर्जा सबसे कम होती है। इस प्रकार हम जो है वी से आर की ओर बढ़ते हैं तो ये इसका तरंग दैर्घ्य होता है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में हुई। यह आरबीआई का सहायक नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक या IDA से भी आता है, ठीक है। तो देखो ये GIC प्रवक्ता 2012 में और तमाम ऐसे एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाता है। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो देखो भाई यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 1 2 3 सही, सभी सही है। 1 2 3 सभी सही है। यानी अगर हम बात करें नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। यह स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर यह किया गया था, ठीक है। अब दूसरे कथन की ओर चलते हैं। यह RBI का सहायक नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रारंभ में नाबार्ड में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की लगभग 72.5% कितना 72.5% हिस्सेदारी थी। लेकिन बाद में सरकार ने RBI के सभी शेयर
खरीद लिए। आज नाबार्ड पूरी तरह से यानी 100% भारत सरकार के स्वामित्व में, इसलिए यह वर्तमान में आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आईडीएस से भी आता है। जी हाँ, नाबार्ड को अपनी ग्रामीण विकास और जो है कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए, जो कि विश्व बैंक का ही हिस्सा है, सहित कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से धन और अनुदान प्राप्त होता रहता है। तो इस तरीके से इतना जाने। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, द्विघातीय समीकरण का है ये सब, आप इसको देख लीजिएगा भैया। जो मतलब इसमें जो आंसर है अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ पर है और सॉल्व कर लीजिएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम प्रभावी हुआ, ठीक है, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो इसका आंसर देना भाई, कब हुआ था? 2006 में। जी हाँ, आंसर करते जाओ भाई, आपके लिए बहुत मेहनत से ये वीडियो तैयार की जा रही, ठीक है। बिल्कुल भी समय नहीं है, लेकिन बस ये है कि हाँ, आपके लिए बेहतर से बेहतर देना है। और मैंने स्वयं कमिट किया है कि 40 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा, इसलिए इतनी लंबी क्लास। हालांकि पसीने पसीने हो रहा हूँ, लेकिन करना है पूरा, अंत तक चलेंगे हम, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर जो सही विकल्प है, भारत में निर्यात को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से संसद द्वारा विशेष आर्थिक जोन यानी अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, ठीक है। इसे मई 2005 में लोकसभा और जून 2005 में जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई, लेकिन इसको लागू किया गया 10 फरवरी 2006 को। कब? 10 फरवरी 2006 को, ठीक है। तो ध्यान रखना इतना। चलो भाई, भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो अभी रिसेंट में ही हम लोगों ने देखा था, पंचायती एवं नगर पालिकाओं का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, राज्य विधानमंडलों का। तो आपको बताना भैया कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है कौन सा चुनाव नहीं करवाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का। ये कौन करवाता है? ये राज्य जो है निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। भारत का निर्वाचन आयोग यानी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें, इसकी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन मंडल की होती है, ठीक है, ना कि भारत के निर्वाचन आयोग की। तो भारत में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 यानी 1992 के द्वारा किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243 के यानी पंचायतों के लिए और 243 ZA नगर पालिकाओं में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों एवं शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। चलो भाई, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 27.2, 37.2, 22.2, 32.7%। जी हाँ, हम देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही है आपका ये 37.2%। तेंदुलकर यानी सुरेश तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति से मतलब सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब? 2005 में हुआ था, ठीक है। 2005 में योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी मापने की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। इस समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2009 में, कब? 2009 में जो है दिया, जिसमें पुरानी कैलोरी आधारित प्रणाली को बदल करके खर्च आधारित प्रणाली की जो है सिफारिश की थी, ठीक है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, जीवन यापन करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 37.2% था, ठीक है, आकलित किया गया था। बाद में इसी समिति की पद्धति के आधार पर 2011-12 में के जो है भारत में गरीबी का जो मतलब प्रतिशत था घट करके 21.9 हो गया। कब वो कितना हो गया? 21.9% हो गया, ठीक है। परंतु ऐतिहासिक संदर्भ और विकल्पों के आधार पर 37.2% जो सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से जनसंख्या का प्रतिशत आकलित किया गया। चलो भाई आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, घास कुल से संबंधित फसलों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दलहन, तिलहन, अनाज और चारा, ठीक है, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन आपके JIC LD ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर अनाज। जी हाँ, घास कुल, जिसे ग्रेमिनी भी कहा जाता है, वनस्पतियों का एक बहुत बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। इस कुल में से संबंधित कुछ प्रमुख फसलों को सामान्यतः अनाज कहा जाता है, जो विश्व स्तर पर मानव आहार का मुख्य आधार है। दुनिया के प्रमुख खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, जई सभी इसी घास कुल से संबंधित यानी उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो भाई, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? हु ब्रॉट 2 अशोक पिलर फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ
टू दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। जी हाँ, आंसर करते रहना भाई। सही विकल्प है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक। क्या है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा यानी वर्तमान जो हरियाणा है और मेरठ से मौर्य सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, इन ऐतिहासिक स्तंभों को उनके अपने द्वारा बसाए गए नए शहर फिरोजाबाद, जो कि वर्तमान में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थापित कराया गया था, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। समकालीन इतिहासकार शम्स ए सिराज अफील ने अपनी रचनाओं में इन जो है भारी स्तंभों को विशेष नाव और गाड़ियों के माध्यम से दिल्ली लाने की पूरी यांत्रिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को प्राचीन स्मारकों, पुरानी इमारतों की मरम्मत, ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने का विशेष शौक था। चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, गिजाली किसके काल का विख्यात रचनाकार था? गिजाली वाज अ फेमस राइटर ड्यूरिंग हुज रीजन? बलबन, जो है बाबर, अकबर, औरंगजेब। ठीक है, आंसर करना है गिजाली। जी हाँ, गिजाली की अगर हम बात करें तो ये था भैया अकबर का। जी हाँ, गिजाली जिसका पूरा नाम गजाली मसहदीद मुगल सम्राट अकबर के दरबार का एक अत्यंत प्रसिद्ध फारसी कवि और उत्कृष्ट रचनाकार था। सम्राट अकबर ने जो है उसकी साहित्यिक प्रतिभा से प्रभावित होकर के उसे अपने दरबार में जो है मलिक उस सुवारा के सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया था। गिजाली अकबर के दरबार का पहला राजकवि था। उसकी मृत्यु के बाद यह गौरवपूर्ण उपाधि जो है अबुल फजल के भाई फैजी को प्रदान की गई। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पूछ रहा है क्या? प्रथम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचित्रा कृपलानी। तो इसमें जो सही विकल्प होगा क्या होगा भैया? एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम महिला की बात कर रहा, भारतीय महिला की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा भारतीय जो है एनी बेसेंट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव श्रीमती जो है एनी बेसेंट को प्राप्त हुआ। उन्होंने 1917 में, कब? 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट मूल रूप से एक आयरिश महिला थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता भी थे, जिन्होंने 2016 में होम रूल लीग जो है आंदोलन चलाया था। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर करना है भैया, फटाफट करते जाना। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है खिलाफत आंदोलन। जी हाँ, खिलाफत आंदोलन 1919, कब? 1919 से 1922। ठीक है, 1919 से 1922 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक ऐसा समय था जब भारत में जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक अभूतपूर्व और वास्तविक रूप देखने को मिला था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इन आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाने के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं मिला। ठीक है, इस एकता के प्रतीक के रूप में जो है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? हु इज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.टी. शाह, बी.एन. राव, ठीक है, ए.के. अय्यर। तो सही विकल्प क्या है? बी.एन. राव साहब थे। डॉक्टर बी.एन. राव यानी बेनेगल नरसिंह राव को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक एवं जो है वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, उन्होंने विश्व के 60 से अधिक देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और उन्हें लोकतांत्रिक प्रावधानों के आधार पर भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल जो ड्राफ्ट है उसको तैयार किया। और भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा तैयार किए गए, मतलब इनके बी.एन. राव साहब के द्वारा जो ड्राफ्ट था उसको तैयार किए गए मसौदे पर विचार विमर्श करने और उसके अंतिम रूप देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलो भाई, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निषेध तत्वों में, केवल जो है मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर करना है, फटाफट करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया ए और बी दोनों में। यह है आपका दोनों।
यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी, वन्य जीव इनकी जो है रक्षा और संवर्धन करें। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसे? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, तो आंसर करते रहना भाई, फटाफट आंसर करते रहो। संसद को। यहाँ पर सही विकल्प क्या है? पार्लियामेंट यानी संसद को। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 3 के तहत अन्य राज्यों का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की विशेष शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1972 में संविधान के 21वें संशोधन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो आंसर कर दा यहाँ पर भाई। तो आपको बताना है यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ये एक वाला। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मूल भारतीय संविधान में जो है अगर हम बात करें तो संपत्ति का अधिकार भाग 3 के अंतर्गत था अनुच्छेद 19(1) में, और अनुच्छेद 1931 के तहत मौलिक अधिकार था। वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने द्वारा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे मौलिक अधिकारों की सूची से पूर्णतः हटा दिया गया। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज लार्जेस्ट जो है कैचमेंट एरिया? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो यह आंसर करना है सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है गोदावरी। जी हाँ, दिए गए विकल्पों में गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा है, जो लगभग जो है 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इनमें से चलो आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल जो है, कुंचिकल जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात कुंचिकल। ठीक है, यहाँ पर देखो कुंचिकल फॉल द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो सही विकल्प आपको बताना भैया। तो यहाँ पर है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में ये स्थित है और कर्नाटक के भी मुख्यमंत्री भी बदले हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग 455 यानी 455 मीटर, आधा किलोमीटर मान लो। ठीक है, और फीट में अगर हम देखें तो 1493 फीट है। ठीक है भाई, इतने ऊपर से अगर कोई गिर जाए यहाँ पर तो भैया वो चटनी हो जाएगा कुल मिला करके। ठीक है, तो यह भव्य जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा, ठीक है, यानी शिवमोगा जिले में अम्बुगे घाटी के पास स्थित है। इस जलप्रपात का निर्माण वराही नदी द्वारा होता है और यह सीढ़ी नुमा जो है आकार में पश्चिमी घाट के चट्टानी क्षेत्रों से नीचे गिरता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर यह है निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड्स हैज द मैक्सिमम कोल रिजर्व्स? झरिया, रानीगंज, कोरबा और सिंगरौली। तो आंसर करना है भाई। ठीक है, सही विकल्प। तो सही विकल्प है आपका झरिया। यहाँ पर सही विकल्प है झरिया। अगर हम देखें तो झरिया जो कि झारखंड में कोयला क्षेत्र में भारत के सर्वाधिक और सबसे विशाल कोयला भंडार स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र न केवल अपनी मात्रा के लिए बल्कि अपनी गुणवत्ता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत में उच्च कोटि के कोकिंग कोल जिसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अगर हम बात करें रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये रानीगंज ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो कोयला क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत का सबसे पुराना कोयला खदान है। इसकी शुरुआत 1774 में हुई। कब? 1774 में शुरुआत हुई, लेकिन कुल संचित भंडार के दृष्टि से झरिया जो है सबसे ऊपर नंबर पर है। चलो भाई, जो है ड्रैकेनसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? इन विच सिटी इज द ड्रैकेनवर्स माउंटेन लोकेटेड? ठीक है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया। आंसर बताना है भैया फटाफट। तो सही विकल्प है भैया दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, ड्रैकेनसबर्ग पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के में स्थित है और इसका कुछ भौगोलिक हिस्सा पड़ोसी देश लेसोथो में भी स्थित है। ठीक है, चलो भाई, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात,
विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे गहरी झील तंजानिया झील। तो आपको बताना कौन सा ही सुमेलित इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार हो गए हैं भाई, यहाँ पर ध्यान रखना। इसमें देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो क्या बता रहा है, टुगेला जलप्रपात, जबकि ऐसा नहीं है। जो है बाकी तो तीनों सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में कि वेनेजुएला में स्थित एंजेल जलप्रपात जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, लगभग 979 मीटर। ठीक है, कितना, 979 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई पर। ठीक है, अभी भारत का आपने देखा, लेकिन भारत से दुगुना लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें। बाकी ये भी सही है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका। और जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तंजानिया झील। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी स्थित है कहाँ? द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। तो आंसर करना है, देखिए यहाँ पर सही विकल्प है नागपुर में। जी हाँ, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जिसको नीरी कहा जाता है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। ठीक है, इस महत्वपूर्ण संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में मुख्य रूप से जल आपूर्ति, सीवेज निपटान, संक्रामक रोगों और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर शोध के लिए किया गया है। ठीक है, नीरी जो है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली वैज्ञानिक और जो है औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की एक अग्रणी प्रयोगशाला है। ठीक है, यह संस्थान देश भर में पर्यावरण से जुड़े नीतिगत निर्णयों, वायु और जल की गुणवत्ता निगरानी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सरकार की तकनीकी व वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। चलो आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स तूफान, वर्षा, स्वच्छ मौसम, शीत लहर। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, तैयार रहना भाई, आंसर करते रहो। सही विकल्प है स्टॉर्म यानी तूफान का। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। बैरोमीटर के जो है रीडिंग में अचानक और तीव्र गिरावट आना जो है तीव्र तूफान या आंधी या चक्रवात आने का स्पष्ट संकेत होता है। चलो आगे देखते हैं भैया। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। देखें यहाँ पर डिफेंसी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, जो है यहाँ पर देखें शंक्वाकार लेंस। ठीक है, आंसर करने में भाई घबराइए नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अपसारी लेंस। जी हाँ, अपसारी लेंस ये है आपका सही विकल्प। जल के अंदर मौजूद वायु का बुलबुला हमेशा एक अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हालांकि वायु के बुलबुले की बाहरी जो ज्यामितीय आकृति उत्तल दिखाई देती है, लेकिन भौतिक के नियमानुसार इसे अंदर की हवा का अपवर्तनांक यानी लगभग जो है बाहर के जल की तुलना में कम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। ये जो है यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के जो है 40वें क्वेश्चन की ओर। सफ़ेद सोना कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड? पारा, प्लेटिनम, जो है पेट्रोलियम और प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है प्लेटिनम। जी हाँ, तो अभी देखें बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर या सेलिब्रिटी जिनके पास खूब पैसा है वो क्या करते हैं, प्लेटिनम पहनते हैं। ठीक है, धातुओं की श्रेणी में प्लेटिनम को उसकी जो प्राकृतिक सफ़ेदी, शानदार चमक, सोने से भी अधिक मूल्यवान होने के कारण सामान्यतः सफ़ेद सोना या उपनाम दिया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे जो ऋषभ पंत है, देखो वो सोने का पहनता, मतलब इसी तरीके का प्लेटिनम का पहनता है। तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। प्लेटिनम एक अत्यंत दुर्लभ, भारी, अक्रिय और जो है संक्षारण प्रतिरोधी बहुमूल्य धातु है जो रासायनिक रूप से जल्दी किसी तत्व से प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से महंगे आभूषण, दंत चिकित्सा, प्रयोगशाला के उपकरण और ऑटोमोबाइल्स में उत्प्रेरक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखा। आगे हम यहाँ पर अब प्रैक्टिस सेट नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन यानी आपका 41 जो है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। दिल्ली सरकार के बायो डीकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बायो डीकम्पोजर घोल किसानों को पराली को खाद में बदलने में मदद करने के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, बायो डीकम्पोजर घोल कई उत्तकों के मिश्रण का उपयोग करके
तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से देखें, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल दो। ठीक है, तो आंसर करना है इसका। आपको यहाँ पर जो कूट दिए हैं, इन कूट के माध्यम से सही विकल्प आपको बताना है भाई। यहाँ पर देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है बी आंसर, यानी एक व और दो दोनों। जी हाँ, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया बायो डिकम्पोजर कार्यक्रम मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान पराली जलाने से होने वाली बाहरी वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। यह विशेष बायो डिकम्पोजर घोल पूसा संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI द्वारा जो है विकसित किया गया है, जो 7 अलग अलग प्रकार के कवकों का एक लाभकारी और उन्नत मिश्रण है। ठीक है, तो इसको आपको इतना जानना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसानों का कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए खेतों में इस घोल के छिड़काव की पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। यह घोल धान की सख्त पराली को 15 से 20 दिनों में के भीतर गलाकर उपजाऊ जैविक खाद में बदल देती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और अगली फसल के पैदावार में काफ़ी सुधार होता है और जो फॉग वाली समस्या है उससे भी निपटने में काफ़ी मदद मिलती है। चलो भाई देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। ठीक है, आंसर करना ये महान राजाओं का जो है इसमें आपको बताना है। ये सही विकल्प है समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश के महान और प्रतापी जो शासक था, जिसका नाम समुद्रगुप्त था, उसकी असाधारण सैन्य सफलताओं और विजय अभियानों के कारण इतिहास में भारत का नेपोलियन उसे कहा जाता है। ठीक है, यह जो प्रसिद्ध उपाधि है उन्हें विख्यात आयरिश इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा उनकी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित की गई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज मोस्ट अर्बनाइज्ड एज पर सेंसस 2011? देखिए यहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, आप देखो आरो 2025 का क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई इसके लिए। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका गोवा। आंसर करते रहो भाई, हम आपके लिए जी जान लगाए बैठे हैं और आप जो है कोताही मत करिएगा किसी तरीके से, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ना किए हो अभी तक। और हाँ, इसकी PDF चाहिए, जाओ ऐप पर डाउनलोड कर लो और उसके बाद सारा कुछ जो है उसको तैयार कर डालो। ठीक है, ले लो, मॉक टेस्ट शाम को होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया गोवा। भारत की 2011 की आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बनकर के उभरा था। आंकड़ों के मुताबिक गोवा की कुल जनसंख्या का लगभग 62.17% हिस्सा जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करता। ठीक है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी अधिक है। चलो, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए भैया। मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या होता है भाई? देह। ठीक है, जिला, मंडल, गांव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करना है, फटाफट आंसर करते जाना। सही विकल्प है भाई गांव, यानी विलेज। जी हाँ, अगर हम देखें तो मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था में देह शब्द का प्रयोग जो है मुख्य रूप से प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यानी एक गांव को दर्शाने के लिए किया जाता था। फारसी भाषा में इस शब्द का उपयोग राजस्व और भूमि रिकॉर्ड जैसे खसरा और खतौनी में गांव की सीमा और उसके लगान का निर्धारण करते समय व्यापक रूप से होता था। ठीक है, चलो भैया, एक क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। स्त्री पुरुष अनुपात की गणना की जाती है 500 पुरुषों के आधार पर, 1000 पुरुषों के आधार पर, 800 के, 1200 के। तो हम सब जानते हैं, बहुत बार पूछा, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो किस पे? 1000 पुरुषों के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं 1000 पुरुषों की, जो कि अभी अगर आप देखें तो भारत का समग्र राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943 है भाई। कितना? 943, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जो औसत है। ठीक है, चलो इसको आप जानते रहो। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन, शुजा। देखो फटाफट आंसर करते जाओ, फटाफट आंसर करते जाओ। ठीक है, तो मतलब धमाल मचाना है यार इस एग्जाम में, बहुत अच्छा करके आओ। ठीक है, यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है दारा शिकोह। जी हाँ, दारा शिकोह। मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे प्रिय पुत्र दारा शिकोह इतिहास में पहला ऐसा मुस्लिम विद्वान माना जाता है जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों का बहुत ही गहन और निष्पक्ष अध्ययन किया। दारा शिकोह स्वभाव से अत्यंत उदार, सहिष्णु और जो है रहस्यवादी विचारक था, जिसकी सूफीवादी, वेदांत दोनों दर्शनों में बहुत गहरी और आध्यात्मिक रुचि थी। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर देखें, ये है UPPSC 2025 का क्वेश्चन है। बुडापेस्ट, डेन्यूब और कोलोन, राइन और न्यू ऑर्लियंस, मिसौरी और हैदराबाद,
पलेरू। ठीक है, तो आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं। ये आपका सिटी है और एक तरफ आपका नदी है। जी हाँ, थोड़ा सा सट गया है भाई, इस तरीके से नहीं बनना चाहिए था इसको, लेकिन अब बन गया तो भाई बन गया, अब क्या करें। ठीक है, इस नहीं ये ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखें, ये आपका स्थान का नाम है, नगर का, ये नदी है। ठीक है, ये कोलोन, ये राइन नदी है। न्यू जो है ऑर्लियंस मिसौरी नदी है। हैदराबाद पलेरू नदी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, इसी के हिसाब से आपको आंसर फटाक से कर देना। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया, कूट भी दिया हुआ है, 1 2 3 2 3 4, केवल 3 4, केवल 1 2। तो इसमें ये वाला आपका आंसर सही है, 3 और 4। जी हाँ, ये दोनों नहीं सही सुमेलित हैं, 3 और 4। आप बात करते हैं 3 जो है गलत तरीके से सुमेलित, जैसे अमेरिका का प्रसिद्ध शहर न्यू ऑर्लियंस मिसौरी नदी के तट पर नहीं बल्कि मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिए। और चौथा भी है, भारत का ऐतिहासिक शहर जो हैदराबाद है, ये पलेरू नदी के तट पर नहीं बल्कि कृष्णा नदी के तट पर है। तो इस तरीके से ये आपका दोनों यहाँ पर विकल्प हो गए। अब आप इसको ध्यान रखें। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हु बिल्ड द किला ए कुहना मास इनसाइड द ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली? हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया शेरशाह सूरी। जी हाँ, शेरशाह सूरी दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर के भीतर स्थित उत्कृष्ट किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण सूर्य वंश के संस्थापक जो है शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर जब दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया तो उसने 1541 ईस्वी में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलो भाई, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, गुजरात और राजस्थान। आरो यारो 2025 का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्या पूछ रहा कि जो है पुष्कर कहाँ पर है? तो ये आपका ये राजस्थान सही आंसर है। भगवान ब्रह्मा को जो है समर्पित एक अत्यंत प्रसिद्ध और जो है हिंदू मंदिर भारत के राजस्थान राज्य में अजमेर जिले में पुष्कर झील के निकट स्थित है। और हालांकि भारत में भगवान ब्रह्मा के कुछ अन्य छोटे छोटे मंदिर मौजूद हैं, लेकिन पुष्कर का यह मंदिर पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का सबसे प्रमुख और सबसे प्रतिष्ठित मंदिर माना जाता है। मंदिर की जो वर्तमान संरचना का निर्माण मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी के आसपास किया गया था और इसमें संगमरमर के पत्थरों और चांदी के सिक्कों की से जड़ी हुई एक लाल रंग की ऊंची चोटी यानी शिखर मौजूद है। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके द्वारा किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? ठीक है, बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। ठीक है, आंसर करते जाना, खटाखट आंसर करते जाओ भाई। ठीक है, और हाँ, हाइप करके इसको वायरल कर दो वीडियो यार, इतनी मेहनत से आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो अब आप इसको देखिए, जो है यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। ब्रिटिश भारत में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का विधिवत गठन किया गया। ठीक है, इस महत्वपूर्ण कमीशन की मुख्य रूप से 1854 के वुड डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति की गहन समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया। हंटर कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षा में के विस्तार और उसके तत्काल सुधार पर सबसे अधिक और विशेष जोर दिया था। आयोग ने यह कड़ी सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जन साधारण के बीच व्यवहारिक शिक्षा का जो है प्रसार होना चाहिए और इसका नियंत्रण पूरे स्तर से स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। वायुमंडल में ओजोन की मोटाई मापने का मतलब डाप्सन पार्सेक किलोमीटर यानी किससे किया जाता है? ठीक है, क्या आपको बताना है? सही विकल्प है भैया डाप्सन। जी हाँ, पृथ्वी के समताप मंडल में मौजूद जीव रक्षक ओजोन परत की मोटाई को मापने के अत्यंत स्तर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। इस इकाई का नाम जो है महान ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी GMB डॉप्सन के सम्मान में रखा गया था, जिन्होंने ओजोन को मापने के लिए सबसे पहले डॉप्सन जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का आविष्कार किया था। एक डॉप्सन इकाई यानी 1 DU मानक तापमान और दबाव पर शुद्ध ओजोन की किलोमीटर मोटी परत के बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है जगजीवन राम। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डॉक्टर
राधाकृष्णन, यस राधाकृष्णन साहब। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के स्पष्ट प्रावधानों के तहत 2 सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मजबूत नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारत के प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब उस ऐतिहासिक अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे। वे उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में जो है सक्रिय थे। दूसरी ओर जो है जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने उस सरकार में शिक्षा और कला मंत्री के रूप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग संभाला था। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जन्म दर का कारण नहीं है? ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ हाई बर्थ रेट। एकल परिवार का फैलाव, निर्धनता का फैलाव, कृषि की प्रबलता, नगरीकरण का प्रचलन धीमा होना। देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जन्म दर का कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो एकल परिवार का फैलाव ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, ये कारण जो है जन्म दर का कारण नहीं है। बाकी निर्धनता का की वजह से, कृषि की प्रबलता और नगरीकरण का प्रचलन धीमा होना, ये तीनों जो है क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। ठीक है, आंसर करो, फटाफट आंसर करो। जी हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता ये सही विकल्प है भैया। क्या आंसर? आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के सभी नागरिकों को 5 विशेष प्रकार की स्वतंत्रता की स्पष्ट गारंटी देती है। इसमें जो 5 स्वतंत्रताएं हैं, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रस्तावना में आर्थिक शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के संदर्भ में नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय के प्रदान करने के संदर्भ में किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। चरम जलवायु, कम वर्षा और लोग खानाबदोश चरवाहे हैं। ठीक है, ये देखो, चरम जलवायु, कम वर्षा, लोग खानाबदोश चरवाहे। उपर्युक्त कम कथन जो है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा जो है वर्णक है? उत्तरी अमेरिकी प्रेरीज, मध्य एशियाई स्टेपे, अफ्रीकी सवाना, साइबेरियाई टूंड्रा। ये देखो एल्टीग्रेड 2025 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मध्य एशियाई स्टेपिका। किसका? मध्य एशियाई स्टेपिका। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये है मध्य एशिया का स्टेपी क्षेत्र, एक विशाल समतल और वृक्षहीन घास का मैदान है जो अपनी अत्यधिक कठोर महाद्वीपीय जलवायु, गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में जमा देने वाली ठंड के लिए जाना जाता है। यहाँ औसत वार्षिक जो वर्षा बहुत कम होती है, जो है बड़े और घने जंगलों के पनपने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है, लेकिन यह छोटी घासों के विकास के लिए काफ़ी है। यह इसे जो है कठोर भौगोलिक और मौसमी स्थिति के कारण यहाँ के मूल निवासी जैसे मंगोल, खजाक ऐतिहासिक रूप से खानाबदोश या पशुचारक रहते हैं। ये समुदाय अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने मवेशियों, घोड़ों और भेड़ों के साथ चारे और पानी की तलाश में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी यात्रा करते रहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? क्या कह रहा? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, ठीक है भाई, राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर कौन काम करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान न्यायवादी। तो आपको आंसर करना है यहाँ पर भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी देखना है बहुत ज़्यादा फेमस में है, कॉकरोच चल ही रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 और राष्ट्रपति कृत निर्वहन अधिनियम 1969 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की एक साथ अनुपस्थिति में भारत का जो प्रधान न्यायाधीश होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है। यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का संवैधानिक जो है दायित्व निभाता है। ठीक है, भारत के राजनीतिक इतिहास में यह दुर्लभ स्थिति केवल एक बार 1969 में, कब? 1969 में। ठीक है, 1969 में उत्पन्न हुई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन का अचानक निधन हो गया था और तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरि ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब उस समय कुछ भी नहीं था। तो इस ऐतिहासिक समय पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के कुछ समय के लिए सफलतापूर्वक कार्यवाहक राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण पदभार संभाला था। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। हितेश गुलिया ने ब्राजील में आयोजित 2025
विश्व मुक्केबाजी कप में कौन सा पदक जीता था? विच मेडल डिड हितेश गुलिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन ब्राजील? तो कहाँ से स्वर्ण, रजत और निम्नलिखित में से कोई नहीं। एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका स्वर्ण यानी गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड। आंसर करते रहो, फटाफट आंसर करते रहो, ठीक है। युवा भारतीय मुक्केबाज हितेश गुलिया ने अप्रैल 2025 में ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप के पहले चरण में जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। हितेश ने यह ऐतिहासिक पदक जो है पुरुषों के 70 किलोमीटर भार वर्ग में हासिल किया और यह जो है इस प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने, ठीक है। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने उन्हें प्रतिद्वंदी मुक्केबाज जो है ओडेल कामरा चोटिल हो गए थे, जिनके कारण हितेश गुलिया को वॉक ओवर मिला और उन्हें विजेता घोषित किया गया, ठीक है। चलो भाई, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आंसर कर देना फटाफट। देखिए यहाँ पर लोकसभा में। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से और कड़ाई से निर्धारित किया गया है कि कोई भी धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम और सर्वमान्य निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। और लोक इसी के द्वारा किया जाता है और उनके निर्णय को किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती भी नहीं दी जा सकती। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिनके पास इसे स्वीकार करने, अस्वीकार करने या उसे संशोधन करने की बहुत सीमित शक्तियां होती हैं, ठीक है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक यह विधेयक जो है को रोक सकती है या 14 दिनों के भीतर वह उसे वापस नहीं लौटाती है तो विधेयक उसी मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। प्रति हेक्टेयर गणना लागत को कहते हैं? प्री हेक्टेयर कैलकुलेटेड कॉस्ट इज नोन एज खेती की लागत, उत्पादन की लागत, सकल लाभ और कुल लागत, ठीक है। तो आंसर करना यहाँ पर देखो, जो सही विकल्प है आपका वो है भैया खेती की लागत। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कृषि अर्थशास्त्र और खेत प्रबंधन में किसी भी फसल को उगाने में लगने वाले कुल खर्च के प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ के हिसाब से गणना की जाती है, जो उसे विशुद्ध रूप से खेती की लागत कहा जाता है। इस लागत में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी का किराया और सिंचाई का खर्च और मानव व पशु श्रम जैसी सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें पूरी तरह से शामिल होती हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की में दल बदल विरोधी कानून जो है शामिल किया गया? 42वां, 50, 52वां, 54वां, इनमें से कोई नहीं। अभी से हम इसी श्रृंखला में से पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया 52वां। जी हाँ, इतना आप ध्यान रखें, चड्ढा वाला कानून, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन। लेप्टोस्पाइरोसिस एक बीमारी है। क्या है? लेप्टोस्पाइरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? ठीक है, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु, यानी प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया। आंसर करना 2025 ELT ग्रेड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा। अगर हम बात करें, लेप्टोस्पाइरोसिस एक संक्रामक जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है जो लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण होती है। इस बीमारी में मुख्य रूप से संक्रमित जानवर जैसे चूहे, कुत्ते, सूअर या मवेशी के मूत्र से दूषित पानी, मिट्टी या भोजन के संपर्क में आने से मनुष्यों से फैलती है, ठीक है। मानसून के मौसम में जलभराव या बाढ़ की स्थिति में इस जीवाणु को फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम में? ठीक है, धौली गंगा और गंगा, धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा और ऋषि गंगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि भैया विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम में है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सही विकल्प है आपका बी, धौली गंगा और अलकनंदा। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित विष्णुप्रयाग जो है प्रसिद्ध पंचप्रयाग यानी 5 पवित्र संगम श्रृंखला का जो है पहला प्रयाग है, ठीक है। यहाँ पर सतोपथ ग्लेशियर से निकलने वाली पवित्र अलकनंदा नदी का संगम नीति दर्रे के पास से निकलने वाले तेज प्रवाह वाली धौली गंगा नदी से होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवर्ष नारद ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इस जो है संगम का नाम विष्णुप्रयाग पड़ा, ठीक है। इस संगम के बाद नदी आगे अलकनंदा के नाम से बहती है और नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग
होते हुए अंत में देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर के गंगा का रूप ले लेती हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में अब तक का विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान यानी 7वां संशोधन नियम 1956 में इसका प्रावधान है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, तो एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भैया सही विकल्प है मध्य प्रदेश। जी हाँ, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में है, बिहार में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है अभी तक विधान परिषद। ठीक है, अनुच्छेद 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश जो है राज्य के लिए एक विधान परिषद स्थापित करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में कभी भी औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई, इसलिए मध्य प्रदेश में आज तक विधान परिषद का गठन नहीं हो सका और वहाँ केवल एक सदनीय विधायिका है। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई, रहने दीजिए, फालतू में खर्चा बढ़ेगा, दुनिया के नेता जाएंगे और बैठेंगे। इससे अच्छा है कि काम तो चल रहा है ना, चलने दीजिए, क्यों जनता के पैसे पर बोझ बढ़ना। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिना मतलब विधान परिषद का क्या काम है, हमें तो नहीं समझ में आता कोई काम। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। कोल इज मोस्टली यूज ऊर्जा उत्पादन में, को लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, वाष्पीय जहाज़ों में। भाई जो राज्यसभा वाले होते हैं, जो इस तरीके के होते हैं, जो सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो जाहिर सी बात में पार्टी के ही होते हैं। ठीक है, जनता के कभी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखें, इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है भाई ऊर्जा, 4 विकल्पों में से ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, भारत और वैश्विक स्तर पर उत्पादित होने वाले कोयले का सबसे बड़ा हिस्सा ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है। आज भी भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 70% से अधिक हिस्सा सीधे तौर पर कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों से ही होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के बाद कोयले का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता लोहा इस्पात उद्योग, जहां इसका जो है उपयोग लौह अयस्क पिघलने के लिए किया जाता है, पिघलाने के लिए मतलब किया जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है आपका अगर हम कहें तो 66 होगा भाई। ठीक है, 66 नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैराथन अब हम पूरे जोश में हम लोग चलेंगे और लास्ट तक मतलब बहुत बढ़िया करना है, बहुत अच्छा करना है। ऐप तुरंत डाउनलोड अभी नहीं किए हो तो जाकर ये करके जो है पूरे जो मॉक टेस्ट हैं उनको भी आप एक्सेस करो। ठीक है, और सारा मटेरियल आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति है जो कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के लिए शक्तियों की प्रत्यायोजन की समीक्षा करती है? ठीक है, कार्यकारी विधान संबंधी समिति, प्रशासनिक विधान संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। क्या है? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, यानी ये तीसरा, कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति जो है भारतीय संसद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थायी समिति है जो कार्यपालिका व संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। ठीक है, संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, जबकि उस कानून को लागू करने के लिए विस्तृत नियम और उपनियम बनाने की शक्ति व कार्यपालिका को सौंप देती है। ठीक है, चलो भाई ये देखो आपका 67वां क्वेश्चन नंबर, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? इंडोनेशिया डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विच मतलब विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर देखें, ब्रुनोई, तिमोर तेस्ते और मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी। आंसर करना है सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो आपको आंसर है यहाँ पर, तो ये सही विकल्प है भैया, ब्रुनेई। जी हाँ, ब्रुनेई क्या कर रहा है? इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ये ब्रुनेई के साथ नहीं करता है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो मुख्य रूप से 3 देशों के साथ अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करता है, जिसमें मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर तेस्ते हैं। ठीक है, ब्रुनेई जो कि बोर्नियो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित एक छोटा सा स्वतंत्र देश है, लेकिन इसकी भूमि सीमा पूरी तरह से मलेशिया से घिरी हुई है। ठीक है, क्योंकि मलेशिया ब्रुनेई को इंडोनेशियाई सीमा से पूरी तरह से अलग कर देता है, इसलिए ब्रुनेई और इंडोनेशिया के बीच कोई भी सीधा भौगोलिक भूमि संपर्क या सीमा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 15 है, यदि उनकी आयु अनुपात 3:5:7 है तो सबसे बड़े लड़के की आयु आपको बताना है। 18 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष और 21 वर्ष में से आपको एक आंसर चुनना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 9 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको जोड़ेंगे घटाएंगे भैया तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक? फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, संयुक्त अरब राज्य अमेरिका। ठीक है,
तो सही विकल्प है झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को। जी हाँ, उत्तरी यूरोप के नार्डिक देश फिनलैंड को उसकी अनूठी भौगोलिक संरचना के कारण पूरी दुनिया में 1000 झीलों की भूमि के नाम से, लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वास्तव में यह नाम भी एक छोटा आंकड़ा है, क्योंकि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार फिनलैंड में लगभग 1,88,000 अरे दादा से अधिक जो है प्राकृतिक झीलें मौजूद है। भैया पूरा झीले झीले का यार, कैसे आदमी जाएगा पता चले हर कदम पे एक झील, हर कदम पे एक झील, तो आदमी का राहत हुई। तो इसी वजह से तो पर्यावरण वहाँ का इतना सुंदर है। ठीक है, चलो भाई ये देखो, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। ठीक है, जॉर्जिया, गाम्बिया, घाना, गाटेमाला। आंसर करो भाई फटाफट फटाफट फटाफट। गाम्बिया, जी हाँ गाम्बिया। अगर हम बात करें, गाम्बिया पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा कृषि प्रधान देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था और निर्यात पूरी तरह से मूंगफली की खेती पर निर्भर है। मूंगफली गाम्बिया की सबसे बड़ी प्रमुख नकदी फसल है, जो देश की कुल कृषि भूमि के एक बहुत बड़े हिस्से पर उगाई जाती है और वहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य स्रोत है। गाम्बिया की जलवायु मतलब उष्णकटिबंधीय और हल्की रेतीली मिट्टी जो है मूंगफली की शानदार पैदावार के लिए प्राकृतिक रूप से अत्यंत अनुकूलित है। ठीक है, चलो, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिक और एंथ्रोपोजेनिक। आंसर करते रहो फटाफट फटाफट। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है एंथ्रोपोजेनिक। क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, ये आपका सही विकल्प है। पर्यावरण विज्ञान की भाषा में मनुष्य की गतिविधियों, औद्योगिकरण और तकनीकी हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण में होने वाले किसी भी प्रकार के प्रदूषण का परिवर्तन को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। इस कारखाने में निकलने वाला जहरीला धुआं, प्लास्टिक कचरा, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का जलना, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग शामिल है। ठीक है, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव नहीं पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सुंदरबन, भितरकनिका, उदयपुर में। आंसर करते रहना भाई। ठीक है, तो मैंग्रोव कहाँ नहीं पाए जाते हैं, उदयपुर में। जी हाँ, ये आपका सही आंसर होगा। मैंग्रोव विशेष रूप से नमक सहिष्णु यानी साल्ट टॉलरेंट पेड़ पौधे होते हैं, जो केवल समुद्र तटों, खारे पानी के दलदलों और नदियों के मुहानों पर ही उगते हैं। ठीक है, डेल्टा में। और राजस्थान का उदयपुर शहर एक अंतर्देशीय यानी इनलैंड शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहाँ केवल मीठे पानी के कृत्रिम झीलें मौजूद हैं। तो वहाँ खारे पानी जैसे मैंग्रोव वनों का पाया जाना भौगोलिक रूप से असंभव है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर मिट्टी के घोड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा, अरे घोड़े नहीं भाई, मिट्टी के घड़े है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज वाटर रिमेन कूल इन एन जो है अर्थन पॉट। द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं। चलो भाई देखो, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की वजह से। गर्मियों के दिनों में मिट्टी के घड़े यानी मटका में रखा पानी पूरी तरह से भौतिक विज्ञान की वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन प्रक्रिया के कारण ही प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है। मिट्टी के बर्तन की असंख्य जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इससे होकर के घड़े के अंदर का पानी लगातार रिस कर बाहर सतह पर आता रहता है, और जब बाहरी गर्म हवा इस पानी से टकराती है तो पानी वाष्प बन करके उड़ने लगता है, और वाष्प बनने की इस के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा या पानी घड़े के अंदर मौजूद पानी से खींचता है। तो उष्मा निकल जाने के कारण घड़े के अंदर के पानी का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, पानी जो है ठंडा और पीने में सुखद रहता है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो पॉलीविनायक क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइडेट। तो आंसर करो भाई, सही विकल्प है पॉलीएमाइड। ठीक है, ये है आपका पॉलीएमाइड। जी हाँ, आधुनिक बुलेट प्रूफ में जैकेट जैसे और सैन्य कवच बनाने के लिए मुख्य रूप से पॉलीएमाइड वर्ग के जो है मजबूत कृत्रिम बहुलक का भारी उपयोग किया जाता है। इस पॉलीएमाइड का सबसे प्रसिद्ध और व्यावसायिक रूप केवलर क्या है, केवलर है, जिसका आविष्कार 1965 में कब 1965 में किया गया। ठीक है, अरे हटो भाई, 1965 में। ठीक है, तो जो है ड्यूपॉन्ट कंपनी के रासायनिक शोधकर्ता स्टेफनी ब्लोनेक ने किया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज क्या है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, जो है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर है, त्वचा है। तो आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है उसको आपको बताया जाना। तो सही विकल्प है भैया त्वचा है। क्या पूछ रहा, सबसे बड़ा अंग
कौन सा? स्किन होता है, जाहिर सी बात है। जीव विज्ञान और भारत जो है शरीर की संरचना विज्ञान के अनुसार त्वचा शरीर के पूरे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग यानी जो है लार्जेस्ट आर्गन माना जाता है। एक औसत वयस्क मानव में त्वचा का कुल सतह क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग मीटर यानी 22 वर्ग फुट होता है और यह हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 15 से 20% हिस्सा बनाती है। त्वचा एक अत्यंत जटिल अंग है जो हमारे शरीर की बाहरी आवरण प्रणाली का निर्माण करती है। ठीक है, चलो भाई, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? कोबाल्ट, लौह, जस्ता, मैग्नीशियम। तो आंसर करते रहो भाई फटाफट। तो सही विकल्प है कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। जी हाँ, विटामिन B12 एक आवश्यक पानी में घुलनशील विटामिन है जिसे अणु के केंद्र में कोबाल्ट नामक धातु का जो है परमाणु अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। इस धातु की उपस्थिति के कारण वैज्ञानिक और रासायनिक भाषा में विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? कोबालामिन या कोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, यह विटामिन मानव शरीर में DNA के संश्लेषण, लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलो भाई आगे देखो, संगणकों के IC चिप्स प्रायः बने होते हैं लेड, क्रोमियम, सिलिकॉन, सोना। ठीक है, आंसर करना है फटाफट। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सिलिकॉन। जी हाँ, आधुनिक कंप्यूटरों, मोबाइलों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मस्तिष्क माने जाने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप्स या माइक्रोचिप्स मुख्य रूप से सिलिकॉन धातु से बने होते हैं। ठीक है, सिलिकॉन प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक उत्कृष्ट अर्धचालक पदार्थ है जो ना तो पूरी तरह से सुचालक है और ना ही कुचालक है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्मित हल्का युद्धक विमान है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज इंडिजीनियसली बिल्ड लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट? आकाश, तेजस, विक्रांत, अर्जुन। तो सही विकल्प आपको बताना है भैया। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है तेजस। जी हाँ, तेजस पूरी तरह से भारत में स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और जो है निर्मित किया गया पहला सुपरसोनिक हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, क्या नाम है इसका? लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट LCA, जिसका डिजाइन जो है वैमानिकी विकास एजेंसी यानी ADA द्वारा तैयार किया गया। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह एक सिंगल इंजन जो है टेलसेस डेल्टा बिग कमान विमान है जो अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे छोटे और सबसे बड़े हल्के बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमानों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सही अस्तित्व, आधुनिक एवं परंपरागत समाज का अस्तित्व, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का जो है को एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है भैया सही विकल्प है यही, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसे पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म यानी स्वतंत्र बाजार और समाजवाद यानी सोशलिज्म यानी सरकारी नियंत्रण दोनों के सर्वोत्तम गुणों का मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, तो ये भैया आज बढ़ते हैं, यह है आपका 18th क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो कि स्थित है कहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये हिसार में, नई दिल्ली में, जयपुर और बंगलौर में। आंसर करते रहना भाई फटाफट आंसर करते रहो भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। जी हाँ, ये है आपका सही विकल्प। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भारत के राजस्थान राज्य की जो है राजधानी जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों और कृषि मंडियों के हित में एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के स्वायत्त संस्थान के रूप में किया गया था। ठीक है, इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य कृषि विपणन के क्षेत्र में अनुसंधान करना, सरकारी अधिकारियों और किसानों को उन्नत प्रशिक्षण देना और कृषि नीतियों को बेहतर बनाने के लिए परामर्श प्रदान करना। इस संस्थान को उनकी उपज का सही और अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए नाम जो है जैसी आधुनिक विपणन तकनीकों और कोल्ड स्टोरेज श्रृंखलाओं के प्रबंधन पर विशेष जोर देती है। ठीक है, ये अब सेट नंबर 38 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो फिर से आ गया आपका सीरीज नंबर 1। तो इसमें अगर आप देखें तो शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है? ठीक है, तो आपको बताना है वृक्ष आवरण की अधिकता, शहरी क्षेत्रों में तापमान में कमी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान, ऊर्जा के उपभोग में कमी। ये हो रहा है आपका महामैराथन सीरीज चल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी तक ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 81 है ये, ठीक है 81। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हो तो कर लो यार, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसेंट के जो एग्जाम्स है उनका ये क्वेश्चन का कलेक्शन है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, PDF लो, मॉक टेस्ट दो, मतलब टू द पॉइंट टोटल चीज़ें आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए एकदम से संदर्भित है। चलो भाई, शहरी उष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आपको बताना है, ROARO 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके माध्यम से अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर, यानी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान। जी हाँ, शहरी उष्मा द्वीप यानी वह पर्यावरण स्थिति जहाँ शहरी क्षेत्रों का तापमान अपने जो है आसपास के ग्रामीण और वन क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। इस परिघटना का मुख्य कारण कंक्रीट, डामर और पक्की इमारतों द्वारा जो है सूर्य की ऊष्मा का अधिक अवशोषण और उसका धीमा उत्सर्जन है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में पेड़ों, जल स्रोतों और वनस्पतियों की भारी कमी भी इस प्रभाव को बढ़ाती है, जिसे बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होने वाले प्राकृतिक शीतलन प्रक्रिया रुक जाती है। चलो आगे देखो, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महावीर, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और गुरु नानक। तो आप सब जानते हैं, बहुत बार और बहुत फेमस है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, अब कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको शामिल किया गया है यहाँ पर। तो सही विकल्प है क्या? गौतम बुद्ध साहब। जी हाँ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला जो है उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया, यह है आपका असर्शन यानी कथन कारण वाला। उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम का पर मोलभाव करते हैं, ठीक है। MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है, ठीक है। अब आपको बताना है, देखो ये UPPCS 2025 का क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से इसमें कूट भी दिया हुआ है। तो कूट में देखो A और R दोनों सही है, R एक की सही व्याख्या नहीं करता है, A सही है, R गलत, R सही है, गलत, ये R सही है, इस तरीके से R एक की सही व्याख्या करता है। तो आपको इसका आंसर करना है, तो सही विकल्प है A सही है किंतु R गलत है, A सही है किंतु R गलत है। तो हम सब जानते हैं MRP इज अ प्राइसिंग सेलर मस्ट चार्ज, नहीं, यहाँ पर देखें जो है कंज्यूमर कैन बार्गेन बिलो मैक्सिमम रिटेन प्राइस। बिल्कुल, अब जानते हैं सब लोग बार्गेन करते हैं, बार्गेन करना भारतीयों की आदत भी है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना कोई ज़रूरी नहीं है यार, ठीक है। जितने के बन जाए लिख दो। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। दिल्ली इज स्टिल फार अवे। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख अली चिश्ती। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है ये है निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। यह प्रसिद्ध कथन हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी हनूज अभी दिल्ली दूर है, जो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया था। यह कथन उन्होंने तुगलक वंश के संस्थापक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में कहा था, जिनके साथ उन्हें काफ़ी संबंध जो है तनावपूर्ण थे। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के से लौटते समय संत को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके जवाब में सूफी संत ने भविष्यवाणी की थी, ठीक है। यह कथन सत्य साबित हुआ क्योंकि दिल्ली पहुंचने में से पहले अफगानपुर में एक लकड़ी के महल के गिरने से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। चलो भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की एक निश्चित पैटर्न पर उगाया जाता है, क्या कहलाता है, ठीक है। इस निश्चित पैटर्न में उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित सस्यन यानी मिश्रित फसल, रिले फसल, अंतर सस्यन यानी सह फसली खेती, मिश्रित खेती। तो LT ग्रेड 2025 का एक क्वेश्चन है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सही विकल्प आपको बताना है सह फसली खेती, ठीक है, ये वाला सह फसली खेती, यानी अगर आप बात करें इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। एक ही खेत में एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित पंक्ति पैटर्न में उगाया जाता है, जो एक वैज्ञानिक पद्धति में अंतर सस्यन यानी इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है, ठीक है। चलो भैया देखो, ये निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड मैकॉफ, लॉर्ड एडम। जी हाँ, कौन थे भैया?
तो ये है लॉर्ड मेटकॉफ, ये आपका सही विकल्प है। ये भारतीय प्रेस के समर्थक थे, ठीक है। भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया, कब 1935 से 36 तक, ठीक है। और इन्होंने भारतीय इतिहास में भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में अत्यंत सम्मान के साथ इनका नाम जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने 1823 में इन कठोर प्रेस प्रतिबंधों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया था, जो भारतीय सरकार समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बाधित करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी आप जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च लोकेटेड, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ। यारो 2025 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो है भैया ये नई दिल्ली। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के जो है तत्वाधान में कार्य करता है और देश के कृषि विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस मुख्य जो है संस्थान की अगर हम बात करें, मुख्य उद्देश्य इसका जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुसंधान करना और भारत सरकार को कृषि नीतियों के निर्माण में वैज्ञानिक सुझाव देना है इसका मुख्य कारण। चलो आंसर करते रहो भाई फटाफट। देखो यहाँ पर किसने न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी, जिसमें नरमपंथी राजनीति की आंदोलन की गई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो फटाफट आंसर कर दीजिएगा भैया। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है अरबिंदो घोष, यह है आपका सही विकल्प। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दार्शनिक अरबिंदो घोष ने 1893 से 94 में जो है पुराने चिराग के नाम लेखों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला लिखी। यह लेख जो है श्रृंखला मुंबई से प्रकाशित होने वाले तत्कालीन प्रसिद्ध समाचार पत्र इंदु प्रकाश में छपे। इन लेखों में अरबिंदो घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नरमपंथी नेताओं और याचिका और प्रार्थना की राजनीति की आलोचना की, ठीक है। चलो भाई, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू अग्रणी उत्पादक है। भारत सरकार ने जो है अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है। देखो अब आंसर करते रहो भाई फटाफट। यहाँ पर सही विकल्प है ये वाला केवल एक। जी हाँ, ये UPPCL 2025 का क्वेश्चन है, इसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये कथन सही नहीं है, बल्कि यही सही है। उत्तर प्रदेश के देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश के कुल आलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करें तो CIP पेरू में स्थित है और इससे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की भारत सरकार द्वारा मंजूरी अवश्य दी गई है, ठीक है। हालांकि यह अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है अलीगढ़ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, क्योंकि अगर हम बात करें आगरा और उनके आसपास के क्षेत्र आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? ठीक है। द प्रोविजन ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू हिच स्टेट? गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन और स्वायत्तता से संबंधित। यह अनुसूची जो है संविधान के अनुच्छेद 244 2 और 275 के अंतर्गत केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के समूह से संबंधित नहीं? देखें, बैतरणी, पुन्नार, पेरियार, सावित्री। देखो भाई ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हालांकि आयोग ने जो माना है आंसर वो है भैया आपका ये पुन्नार, ठीक है। बाकी जो एक और विकल्प के आदब से जो है जिसे मतलब पेनार भी कहा जाता है, यहाँ पर ये भी सही आंसर हो जाता है आपको, बैतरणी भी, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से आंसर है, हालांकि आयोग ने जो माना है हम उसी को मान करके चलते हैं। जल्टी ग्रेड 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा यह निर्धारित करता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से नहीं अधिक नहीं होगी? ठीक है। 90वां, 91वां, 92वां और 93वां, ठीक है। कौन सा संशोधन ये चीज़ मतलब अनुमति देता है या यह प्रावधान करता है? तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 91। जी हाँ, भारत के संविधान में यह महत्वपूर्ण प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2003 में किया गया था। कब किया था? 2003 के माध्यम से शामिल किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72
को जोड़ा गया, जो स्पष्ट करता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस संशोधन के तहत राज्यों के लिए भी यह सीमा तय की गई कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12% से कम भी नहीं होगी। ये भी ध्यान रखना है भैया, ठीक है, नहीं अकेले मुख्यमंत्री तानाशाह बन जाए, ठीक है। इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य जंबो मंत्रिमंडलों, विशाल आकार के मंत्रिमंडल के जो है गठन पर रोक लगाने और दल बदल को हतोत्साहित करना। नहीं भैया, दूसरे पार्टी से जितना नेता बुला दल बदल वाले आओ, चलो भैया तुम्हारा मंत्री बना, खेल मंत्री, कूद मंत्री, उछल मंत्री, पटक मंत्री, गिरा मंत्री, उठा मंत्री, सब मंत्री बना के दे दो। तो इस तरीके से सब मंत्री हो जाएगा, विधायक कोई नहीं बचेगा भैया। सबको खुश करना भाई, पार्टी पैसा कहाँ से आएगा, जनता का ही तो है पैसा, आएगा उनको क्या फर्क पड़ता है, दे देंगे सब आराम से। लेकिन ये प्रावधान अच्छा किया गया। राइबोसोम्स कोशिका में स्थल है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, शोषण, एल्टीग्रेड 25 का ये भी क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है देखना। प्रोटीन संश्लेषण, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा भाई, प्रोटीन संश्लेषण। जी हाँ, ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस स्थल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले सूक्ष्म कण हैं जो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावली में एक कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन श्रृंखलाएं बनाते हैं भैया। चलो भाई आगे देखो, मई 2025 में जो है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। रोम, पेरिस, टोक्यो और जेनेवा। देखो यहाँ पर आंसर करो फटाफट, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है जिनेवा। क्या है, जिनेवा। जी हाँ, अगर देखें तो विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सर्वोच्च निर्णय देने वाली वैधानिक निकाय है। इस सभा का आयोजन प्रतिवर्ष जो है अनिवार्य रूप से मई के महीने में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित WHO के मुख्यालय में किया जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है कि ये देखो, ये संख्या है भैया, इसमें बताना है केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस तरीके से इसका आंसर है पूर्ण वर्ग, आपको बताना परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा तो जो सही विकल्प है भैया वो केवल 3 है, ये वाला, यानी ये वाला, ठीक है। तो गणितीय नियमों के अनुसार, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो संख्या है ये परफेक्ट पूर्ण है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया इज मांजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, शॉर्ट सेट, ठीक है। चलो अब देखो सही से आंसर क्या है, शॉल सेट है। क्या है, शॉल सेट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। अगर हम बात करें, शॉल सेट द्वीप भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, जो महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है। भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई महासागर और उनकी निकटवर्ती ठाणे शहर का अधिकांश हिस्सा इसी शॉल सेट द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे, हाउ मेनी नेशनलाइज, यहाँ पर आपको बताना है नेशनलाइज्ड बैंक वर देयर इन इंडिया इन द ईयर 10, 15, 12 और 14, ठीक है। आंसर करना है आपको, बताए रहना भैया, एल्टीग्रेड 2025 का क्वेश्चन है, तो भैया है सही विकल्प 12। जी हाँ, 2025 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक थे, तो 2000 मतलब कितने थे, 12। ये करंट का क्वेश्चन है, अब एल्टीग्रेड में पूछा जा चुका है, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलो भाई, गंगा डॉल्फिन एस्चुरी स्थित है कहाँ पर, सुल्तानगंज में, गढ़मुक्तेश्वर में, हरिद्वार में, रामनाथ में। जी हाँ, देखो सही विकल्प है सुल्तानगंज में। कहाँ पर, सुल्तानगंज में, ठीक है, ये है आपका सही आंसर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत का एकमात्र और विशिष्ट डॉल्फिन अभयारण्य है, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में सुल्तानपुर में स्थित है। यह अनोखा अभयारण्य सुल्तानगंज में जो है कहलगांव एक गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। इसे वर्ष 1991 में विशेष रूप से लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण संवर्धन के लिए एक सुरक्षित संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। क्या है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, ठीक है, ध्यान रखो। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 99। जी हाँ, किसे ज्ञात दुनिया का नक्शा बनाने वाले पहले यूनानी के रूप में जाना जाता है, हु इज बिलीव टू बी द फर्स्ट ग्रीक नोन टू हैव क्रिएटेड अ मैप ऑफ द नोन वर्ल्ड, हिकेटियम, एनाक्सीमेंडर, थेल्स और होमर।
सही करना भाई आंसर, देखो बताते रहो भाई आंसर। सही विकल्प है एनाक्सीमेंडर। किसके द्वारा? एनाक्सीमेंडर के द्वारा। जी हाँ, ये सही विकल्प है। एनाक्सीमेंडर एक अत्यंत प्रसिद्ध जो है प्राचीन यूनानी दार्शनिक और प्रारंभिक भूगोलवेत्ता थे। उन्हें ज्ञात दुनिया का पहला भौगोलिक नक्शा बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई ये शतक लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो ये है भैया शतक की क्वेश्चन। जी हाँ, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बारोड फ्रॉम। तो अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, रूस सोवियत संघ के संविधान, फ्रांस के संविधान। तो भैया फटाफट आंसर करते रहो। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका रूस या सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का महत्वपूर्ण प्रावधान पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर यानी वर्तमान में रूस के संविधान से प्रेरित होकर के ग्रहण किया गया है। ठीक है, चलो भाई मेघनाथ देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? ठीक है, संगीत, अर्थशास्त्र, पत्रकारिता, खेल कूद। फटाफट आंसर करते रहो भाई, आंसर करते रहो। मेघनाथ देसाई जिनका हाल ही में निधन हुआ वो अर्थशास्त्र से संबंधित थे। किससे? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, मेघनाथ देसाई लॉर्ड मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री, राजनेता और लेखक थे। ठीक है, चलो भैया ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहा और रियलिटी ग्रेड में भी आया था। कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर के जन्मस्थान के रूप में, अकबर के राजरोहण के स्थल के रूप में, हुमायूं के विवाहोत्सव स्थल के रूप में। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करो, फटाफट आंसर कर तो भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई जो सही विकल्प है वो है आपका बी आंसर, यानी अकबर के राज्यारोहण स्थल के रूप में। जी हाँ, कलानौर भारत के पंजाब राज्य में गुरदासपुर जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है ऐतिहासिक नगर है। यह स्थान इतिहास में मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के राज्यारोहण स्थल के रूप में विख्यात है। ठीक है, जनवरी 1556 ईस्वी में जब दिल्ली की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की अचानक मृत्यु हुई, तब अकबर जो है कलानौर में ही सिकंदर सूरी के जो है खिलाफ अभियान पर था। ठीक है, अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो उसका संरक्षक था अकबर का बैरम खान, उन्होंने कलानौर में ही 14 फरवरी और 1556 ईस्वी में ईंटों का एक चबूतरा यानी तख्त अकबरी बना करके मात्र 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। जाओ भैया राजा बन गया। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत, परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। जो है कि यहाँ पर सही विकल्प है आपका मूल अधिकारिता के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र राज्य और राज्यों के बीच होने वाले सभी विवादों का निर्णय जो है निर्णय करना सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अधीन आता है। मूल अधिकारिता का अर्थ ये या ऐसे विवादों की सुनवाई भारत में किसी अन्य निचली अदालतों जैसे उच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती, बल्कि इसकी शुरुआत सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होता है विच इज द प्रोड्यूसर जो कंपोनेंट एमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आयन इकोसिस्टम। ठीक है, गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। ठीक है, आंसर करना फटाफट। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। अगर हम देखें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि वे पृथ्वी पर उपलब्ध पौधों के प्राथमिक स्रोत होते हैं। ये हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक जैविक प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करने अपना भोजन यानी जो है स्वयं बनाने के लिए होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की पूरी खाद्य श्रृंखला इन्हीं हरे पौधों के से आरंभ होती है। ठीक है, जिन पर गाय से लेकर के बाघ तक सभी जीव प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। ठीक है भाई आगे बढ़ो। सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश काल में भारतीय महिला को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1931, 21, 25, 35। आंसर करो फटाफट। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 1921 में। जी हाँ भाई आंसर करते रहो। ठीक है, ये मैराथन सीरीज का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाते रहिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत पहली बार महिलाओं की मताधिकार का मार्ग प्रशस्त किया गया। यह सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो फटाफट। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घात के मैदान
दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। डाउन्स, पंपास, पेल्स और प्रेयरीज। तो देखो भैया आंसर करो। आंसर यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है प्रेयरीज। जी हाँ, बात हो रही क्या, प्रेयरीज के। प्रेयरीज विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो उत्तरी गोलार्ध के मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विस्तृत है। ठीक है, प्रेयरीज जो है ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, सहमति आयु विधेयक भारत में ब्रिटिश काल में कब पारित हुआ था? तो देखिए यहाँ पर मई 1891, अप्रैल 1891, मार्च 1891 और मार्च 1890 में। तो आपको बताना भैया सही विकल्प यहाँ पर देखें, जो दिए गए विकल्पों में से जो सही आंसर है वो मार्च 1891 है। क्या है? मार्च 1891 है। ठीक है, सहमति आयु अधिनियम एज ऑफ द कंसेंट एक्ट 1891 ब्रिटिश भारत में जो है 19 मार्च 1891 को तत्कालीन गवर्नर जनरल जो था, क्या नाम था, जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखो। आगे देखो, यहाँ पर अलास्का से संबंधित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसे 1867 के रूप में रूस से खरीदा गया था। तो देखो यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों और ना तो एक ना ही दो आंसर करना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर। क्या है? सी आंसर। दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यह राज्य पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन्हीं के ज़्यादा ताकतों की वजह से क्या करता है ट्रंप, वो इसी वजह से तो चिल्लाता रहता है। यह अमेरिका का एक प्रमुख तेल उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है कथन आपका सत्य है। अब उसके बाद बात करें तो ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30 मार्च 1867 को रूसी साम्राज्य से अलास्का क्षेत्र को मात्र $7.2 बिलियन यानी लगभग 2 सेंट प्रति एकड़ में खरीद लिया था। इस ऐतिहासिक सौदे को अलास्का खरीद यानी अलास्का परचेज के नाम से जाना जाता है। इसलिए दोनों कथन क्या है आपका सत्य है। चलो भाई आगे देखते हैं। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना किस आंदोलन का लक्ष्य था? ठीक है, सबने अयोग्य, गृह शासन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आपको बताना है कि एक वर्ष में स्वतंत्रता हमको मिल जानी चाहिए। ये लक्ष्य कब रखा गया? तो असहयोग आंदोलन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन में के द्वारा, ये नॉन जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट के द्वारा एक वर्ष के भीतर प्राप्त करने का अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू किया गया पहला जन आधारित अखिल भारतीय राष्ट्रीय और राजनीतिक आंदोलन था, जिसे रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड जो है हत्याकांड और खिलाफत के मुद्दे के विरोध में शुरू किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश शासन केवल भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। यदि भारतीय अपना पूर्ण सहयोग वापस ले लें तो 1 वर्ष के भीतर ब्रिटिश शासन क्या होगा? ढह जाएगा। जाहिर सी बात है, सब जानते हैं भाई जो है उस समय यही था। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा, तेली का मंदिर ग्वालियर। जी हाँ, आंसर करना है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प होगा भैया वो आपको आंसर करना है। तो सही है आपका यहाँ पर तेली का मंदिर ग्वालियर। जी हाँ, तेली का मंदिर ग्वालियर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखें तो ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में तेली का मंदिर, जी हाँ, भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक अत्यंत दुर्लभ और अनूठा उदाहरण है। ठीक है, यह मंदिर ऐतिहासिक इसलिए भी मतलब विशेष है क्योंकि इसमें भारत के 2 प्रमुख वास्तुशिल्पियों शैलियों का उत्कृष्ट सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इसका गर्भगृह और आधार उच्च भारतीय नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर यह है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ? मलेरिया, कालरा, जॉन्डिस और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया, ये आपका सही आंसर है। अगर हम देखें तो मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम नामक एक सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ मानव शरीर में संक्रमित मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से रक्त में प्रवेश करना और लाल रक्त कोशिकाओं तथा यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों निर्वाचित सदस्य, सभी विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखो कूट भी दिया है। ठीक है, 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 4 और 1 3 4। तो आंसर करते रहो भाई।
यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 1, 3 और 4। क्या है? 1, 3 और 4, ये आपका सही, ये 3 और 4। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और इस निर्वाचन मंडल के सदस्य जो मंडल में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया? लुईसाइट, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड, फास्चीन। तो आंसर करो। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है भैया वो है आपका मस्टर्ड गैस। क्या सही विकल्प है? मस्टर्ड गैस, ये आपका सही आंसर है मस्टर्ड गैस का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध यानी जो कि 1914 से 1918 के मध्य चला, मानवीय इतिहास में रासायनिक हथियारों के बड़े पैमाने पर पहले व्यवस्थित प्रयोग के लिए जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान उपयोग किए गए सबसे कुख्यात और घातक रासायनिक हथियारों में मस्टर्ड गैस प्रमुख थी। ठीक है, मस्टर्ड गैस का पहला सफल सैन्य प्रयोग जुलाई 1973 में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटिश और कनाडाई सैनिकों के विरुद्ध किया गया था। यह गैस सीधे त्वचा, आंखों और श्वसन तंत्र पर हमला करती है, जिससे शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और रंग पीला इसका रंग पीला, हल्का पीलापन जो है लिए होता है। और इसमें सरसों का या लहसुन जैसी गंध आती है, जिसकी वजह से इसे मस्टर्ड गैस कहा जाता है। ठीक है, हालांकि फॉस्फीन का भी उपयोग किया गया था। चलो आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन, किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रक इकाई का जो है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ध्वनि तरंगों, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगों, सूक्ष्म तरंगे। तो सब जानते हैं, बहुत फेमस है, किसके द्वारा? रेडियो तरंगों के द्वारा। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है। ऐतिहासिक रूप से जो सामान्यतः अधिकांश जो है साधारण टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में सिग्नल भेजने के इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि विकल्प में जो है स्पष्ट रूप से अवरक्त तरंगों का उल्लेख नहीं है, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में रेडियो तरंगें इसका सबसे उपयुक्त और आयोग द्वारा मान्य उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, ये कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? थर्मोपाइल, सौर सेले, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। देखो आंसर करो। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सौर सेले। जी हाँ, सौर सेल, सोलर सेल सेल्स जो है अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए जाने वाले लगभग सभी कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य और सबसे विश्वसनीय स्रोत सौर सेल होते हैं। ठीक है, ये सौर सेल सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों से बने होते हैं और भौतिकी के फोटोवोल्टाइक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उपग्रहों के बाहरी हिस्सों पर जो है सौर पैनलों के बड़े एरे लगाए जाते हैं, जो सूर्य से आने वाली अपार प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस जो है 10 दिनों में अधिक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है, लीवर में जो है ट्राइग्लिसराइड कम होने लगते हैं, लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें आंसर देना है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। मानव यकृत शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है, जो ऊर्जा का एक आपातकालीन भंडार होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति सामान्य उपवास करता है तो शरीर ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए लीवर के ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में तोड़ता है। लेकिन जब उपवास की अवधि 10 दिनों से अधिक हो जाए, लंबी हो जाए, तो भुखमरी जैसी स्थिति हो जाती है, तो यकृत में संचित जो है ग्लाइकोजन का पूरा भंडार लगभग समाप्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? लीवर में ग्लूकोज का स्तर खतरनाक रूप से कम हो जाएगा और शरीर जीवित रहने के लिए फैट और अत्यंत मांसपेशियों के प्रोटीन पर का विघटन शुरू कर देता है। चलो भाई, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा एच, बिट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। आंसर करना भैया। देखो यहाँ पर बिट, बाइट, मेगाबाइट, इसमें तो सही विकल्प है बिट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1992, 93, 90, 91 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है 1991 में। ठीक है, चलो भैया आगे और बढ़ो। यहाँ पर आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा भाई। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर, अमरोहा जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया बिजनौर।
यह है आपका सही विकल्प है, इसको भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। 14 मई 2025 को देश के जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। देखो ये करंट अफेयर में भी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी, ये 52वें, ठीक है। तो ये कौन थे आपको बताना है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अनिल अग्रवाल। तो आंसर करना यहाँ पर देखो, जो सही विकल्प है वो है न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई साहब, यानी वी.आर. गवई जिनके नाम से जिनको जाना जाता था। लेकिन इनका जो है ये सेवानिवृत्त भी हो गए। 91 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का इन्होंने स्थान लिया था। इनका कार्यकाल 13 मई 2025 को उनका समाप्त हो गया था, तो इन्होंने स्थान लिया। और फिर इनका भी जो है कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया। तो फिर 53वें इस समय न्यायाधीश चल रहे हैं, 53वें न्यायाधीश, जो कि इस समय बहुत चर्चित हैं कॉकरोच की वजह से। नाम आप कमेंट में लिख दीजिएगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके लिए बेहद लाभकारी क्लास हुई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और ऐप पर जाइए, डाउनलोड करिए, ऐप को पूरा मटेरियल एक्सेस करिए। आपके लिए मात्र 99 में ये सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।